चलो बात करते हैं दोस्तों ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग आज का होने वाला है, जहां पे हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज कुछ है, ब्रांच मैनेजर के डेली ऑपरेशंस हैं, पेमेंट सिस्टम क्या है, रिकंसिलेशन प्रोसेस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 एसेंशियल बैंकिंग टर्म्स है कुछ यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है। पहला है टेलर। टेलर मैंने पहले बताया है, टेलर मतलब कैशियर होता है, टेलर कैशियर यही होता है। टेलर का काम होता है काउंटर स्टाफ हैंडलिंग डेली कैश ट्रांजैक्शन एंड कस्टमर सर्विस, यानी कि वो इंसान जो कैश मैनेज करता है, विड्रॉ और डिपॉजिट करता है, कस्टमर जो कैश लेकर आया है उसको पूरा डील करता है, उसको मैनेज करता है, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका टेलर या कैशियर का ऑपरेशन जो हमने कल डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद है डेली प्रोसेसिंग। डेली प्रोसेसिंग में क्या आता है, ईओडी। डेली प्रोसेसिंग ईओडी, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में डेली ट्रांजैक्शन सेटलमेंट एंड रिकंसिलेशन प्रोसेस, यानी कि ईओडी एसओडी कल हमने पढ़ा था। स्टार्ट ऑफ द डे, जब हमने अकाउंट ओपन किया, जब हमने वॉलेट से पैसा काउंटर पे लाया, वो हमारा एसओडी हो गया। हमने एक अकाउंट एंट्री कर दी सीबीएस पे, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा एसओडी हो गया। वहीं पे जब हम कैश क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं एंड पे, दिन के एंड में 6 बजे 5 बजे जब हम एंड कर रहे हैं क्लोज कैश को, वो एंड ऑफ द डे कहलाता है, राइट। तो ईओडी एसओडी ये होता है। यहां पे एक चीज और देख लेते हैं, वॉल्ट मैंने कल बता दिया था, सीआरएल कल बता दिया था, राइट। उसके अलावा जीएल जर्नल लेजर भी बता दिया था। सिस्टम एंट्री, यानी कि जो आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है वहां पे आपको सिस्टम एंट्री करनी होती है। कस्टमर सर्विसेज, आपको कस्टमर आपके पास आ रहा है, अगर आप कैशियर हो, सर्विस में काम करते हो, किसी भी चीज में काम कर रहे हो ब्रांच में, तो आपके पास अगर कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर को आपको सर्व करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है। ठीक है, क्या चीज है, पासबुक प्रिंटिंग। सो अपडेटिंग द कस्टमर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन फिजिकल पासबुक। पासबुक मिलता है, दिया जाता है पासबुक, जिसमें आपको एंट्री करनी होती है। उसमें क्या होता है, कस्टमर का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपडेट करना होता है, राइट। तो ये चीज हो सकता है, अब ये तो आजकल इसमें मशीन भी आ गई है। उसके बाद चेक क्लियरिंग, इंटरबैंक चेक सेटलमेंट प्रोसेस्ड थ्रू आरबीआई, यानी कि एसबीआई का एक बैंक है, एक बैंक आईसीआईसी बैंक है, एक है एसबीआई और एक है आईसीआईसीआई। चेक है एसबीआई का, अकाउंट है आईसीआईसीआई में, राइट। तो एसबीआई में क्लियरिंग गया, कहां जाएगा, वो आईसीआईसी बैंक में जाएगा। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं इंटरबैंक चेक सेटलमेंट, इंटरबैंक, राइट, दूसरे बैंक की तरफ से। तो ये चेक वगैरह हो गया। सीटीएस क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहा जाता है, इनेबलिंग डिजिटल चेक प्रोसेसिंग। दोस्तों पहले क्या होता था, जो चेक होता था वो फिजिकल कॉपी मिलती थी, यानी कि अगर एक ब्रांच में एक दिन में अगर 20 चेक आया है तो 20 चेक को क्या किया जाएगा, 20 चेक का जो फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, उसको एक आदमी, बैंक का एक आदमी रहेगा, वो लेकर जाता है क्लियरिंग हाउस, राइट, क्लियर करवाने के लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता। अब सीटीएस के जरिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के जरिए क्या होता है, जो चेक होता है उसकी सॉफ्ट कॉपी, उसकी स्कैन्ड इमेज, स्कैन करके, उसको स्कैन करके उसकी जो फोटो है, उसकी जो इमेज है, उसको भेजी जाती है। यह सीटीएस के जरिए होता है, जिसे हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। केवाईसी, नो योर कस्टमर, पता होना चाहिए जो भी कस्टमर के साथ आप डील करने जा रहे हो वो कस्टमर कौन है, कहां रहता है, कितना कमाता है, कितनी बड़ी फैमिली है, कितने लोग डिपेंडेंट है, क्या वो रियल में जेन्युइन में सारी बातें उसकी सच है कि नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड के डिटेल सच है कि नहीं, आधार कार्ड जो उसने दिया है क्या वो सच है कि नहीं, फर्जी आधार कार्ड तो नहीं दे दिया, पैन कार्ड दिया है सच है कि नहीं। कैसे पता करते हैं, आधार कार्ड पता कैसे करते हैं, आधार कार्ड पता करने के लिए UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके जो आपका इनका लिंक होता है वहां पे पता करा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स का जो पोर्टल होता है, IT का जो पोर्टल, इनकम टैक्स का जो पोर्टल होता है, वहां से जाके आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड जेन्युइन है या नहीं, राइट। चलो आगे चलते हैं, बैंकिंग टर्म्स, कंप्लायंस और कस्टमर मैनेजमेंट में AML क्या होता है। तो AML है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों समझना यहां पे मैं कुछ लिख के बताता हूं आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, आपने शिवाजी मूवी देखी होगी, शिवाजी मूवी रजनीकांत की देखी होगी। उसमें क्या होता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो शिवाजी होता है ना, जो रजनीकांत होता है, वो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पर्देफाश करता है। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये टैक्स चोरी कर रहे हैं,
ये अपना पैसा, अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, राइट। और ये जो टैक्स चोरी की जाती है, वही टैक्स चोरी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वही आपका ब्लैक मनी उसे कहते हैं हम, वही ब्लैक मनी होता है। काला काला धन इसे वो कहते हैं। ब्लैक मनी क्या होता है, यहां पे लिखा नहीं रहा, ब्लैक मनी यही होता है, काला धन, यानी कि जब आप अपना टैक्स नहीं पे करते, टैक्स चोरी करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। तो दोस्तों ब्लैक मनी हमारे देश में एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था, राइट। तो कुछ लोग, बुद्धिमान लोग क्या करते थे, भाई काला धन है, अब उस काला धन को पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन उस काले धन को यूज तो करना पड़ेगा ना, तो उसको यूज करने के लिए ब्लैक मनी को, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करते थे, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे, राइट। यानी कि काले धन को काले धन को एक मतलब एक हमने इलीगल पैसा हमने रखा है, उस इलीगल को पैसे को कुछ रूट के जरिए किसी तरीके से उस इलीगल पैसे को लीगल में कन्वर्ट करते थे। और ये जो प्रोसेस होता है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब पता है ना, लॉन्ड्रिंग का मतलब कपड़े वपड़े धोना, जो लॉन्ड्री होती है, कपड़े धोना, धोना, तो मनी को धो डाला, यानी कि काले धन को धो डाला, सफेद कर दिया, तो उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। तो हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया था, एंड इसके वजह से, मनी लॉन्ड्रिंग के वजह से हमारे देश ने मतलब आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर एक कानून पास किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। AML यही होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड पैटर्न्स। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिसपे हमें डाउट हो रहा है, वो लेन देन जिसपे हमें डाउट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, मेरे सेविंग अकाउंट है एक बैंक में, SBI में सेविंग अकाउंट है 10,000 रुपए का, और मेरे अकाउंट में अचानक ये जो पैसा है ना, ये 5-5 लाख, 2-2 लाख हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, या हर महीने, या हर हफ्ते मुझे एक बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में आने लगा। तो जो बैंकर है, बैंकर चेक करेगा, बैंकर के अकॉर्डिंग वो जो अकाउंट है वो सस्पिशियस अकाउंट बन जाएगा। सस्पिशियस अकाउंट है वो, मतलब कि इसमें तो इसकी वैल्यू इतनी है नहीं इस अकाउंट की, लेकिन स्टिल इसमें बहुत बड़े बड़े पैसे आने लगे, तो ये एक तरह का क्या है, हो सकता है ये पैसा गलत तरीके से आ रहा हो, रॉन्ग फंडिंग होगा, ये हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज को हम बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन को, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट होता है, जहां पे मॉनिटर किया जाता है कि भैया जो पैसा है, जो अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्या वो सस्पिशियस तो नहीं, क्या वो फालतू के पैसे तो नहीं, गलत तरीके से आने वाले इलीगल पैसे तो नहीं है। तो वही आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। एंटी का मतलब होता है तोड़, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसे को धो देना, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर देना, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और उसका तोड़ जो है वो चीज लाया है आरबीआई और हमारे भारत के सरकार ने लाया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। और बहुत तरीके होते हैं दोस्तों। जो काला धन होता है उसको पहले कहीं और स्विस अकाउंट में रखते हैं। स्विस अकाउंट में ही क्यों रखते हैं, क्या है स्विस अकाउंट? स्विट्जरलैंड का एक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, स्विस अकाउंट बोला जाता है उसको। वहां पे इसलिए रखा जाता है, उसका इसकी कारण है। कारण ये है कि जो स्विस की सरकार है, स्विस क्या है? स्विस कोई, मैं किसी डिशेस का नाम नहीं बता रहा, एक देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो एक बैंक में अकाउंट रखा जाता है, अकाउंट खोला जाता है, स्विस अकाउंट कहते हैं। स्विस अकाउंट में ज्यादातर बड़ी प्रोफाइल के लोग अपना पैसा रखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्लैक मनी है लोगों का, लोग स्विस अकाउंट में रखते हैं। इसकी वजह समझिएगा। नंबर 1, स्विस अकाउंट जो बैंकर्स होते हैं वो कभी भी कस्टमर के डिटेल शेयर नहीं करते। नंबर 1, रहस्यमय, पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। ये कॉन्फिडेंशियल, ये डिटेल कब शेयर करेंगे स्विस अकाउंट के लोग? ये अकाउंट कस्टमर का डिटेल कब शेयर करेंगे? जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सरकार का ऑर्डर आएगा, वो भी कोर्ट की तरफ से जब आता है, तो ये डिटेल रिलीव कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रिलीविंग नहीं होती है। नंबर दो, ये जो पैसे रखते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़ा अमाउंट रखा जा सकता है यहां पे। और जैसे नॉर्मली अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है कस्टमर को, लेकिन स्विस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, चार्जेस देने पड़ते हैं वो भी, राइट। मंथली चार्जेस या एनुअली चार्जेस अच्छा खासा होता है, लाखों में हो सकता है, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा करके हो सकता है, इतने चार्जेस होते हैं, राइट। तो इसीलिए स्विस अकाउंट बड़ा सेफ है लोगों के लिए। यही रीजन है जो काला धन है वो स्विस अकाउंट में रखा गया है।
बिल्कुल, जो लोग अभी अभी मुझे ज्वाइन करे हैं, आज ही ज्वाइन करे हैं या सेशन नहीं करे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कल का सेशन जो कि करीब करीब 1 घंटे 40 मिनट का है, परसों का सेशन जो 1 घंटा शायद 15 मिनट का होगा, और डे 0 का जिसमें मैंने ओरिएंटेशन समझाया जो कि 45 मिनट का है, ये तीनों सेशन को देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, आपको एक समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहां पर, और ये उसी के जरिए फिर आप असाइनमेंट करिएगा। असाइनमेंट करके आप मुझे दे सकते हैं। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, सेशन नहीं लेंगे मेरा डे 1 और डे 2 का, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि सेशन किस पे करना है, सॉरी प्रोजेक्ट किस पे करना है। असाइनमेंट दोस्तों जो करेगा, मैं उसी को जूम का लिंक भेजूंगा। मैं जूम का लिंक मैं बिल्कुल भी मैं इस पे यूट्यूब पे नहीं लगा सकता, समझिए आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी सीरियस और एक्चुअल जो बच्चे हैं जो सीरियस है अपनी जिंदगी को लेके, मुझे उनसे ही डील करना है। ये बहुत क्लियर है मुझे। आप वाईटी में आपको फ्री में मिल रहा है सारी चीजें, जो चीज लाखों में मिलता है, फिर भी आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट। कस्टमर आईडी वही होता है जब आप कस्टमर कोई अकाउंट वगैरह खोलता है, कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेता है, तो उसकी एक यूनिक आईडी होती है। जैसे आप लोग स्कूल में रहते थे तो स्कूल में आप लोग का रोल नंबर होता था, तो रोल नंबर आपकी एक पहचान होती थी। हाँ भाई, अंकुर गोस्वामी रोल नंबर 5। कौन है रोल नंबर 5? अंकुर गोस्वामी। तो कस्टमर आईडी ABC 1 2 3, ये कौन है? हाँ भाई, ये कस्टमर है, राइट। तो कस्टमर आईडी वो होता है। वैसे कुछ अकाउंट नंबर है, जैसे हमारा रोल नंबर वैसे अकाउंट नंबर होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है दोस्तों? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन समझना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एक तरह का इंस्ट्रक्शन जो कस्टमर बैंक को देता है। बैंक को ये बोलता है कि आप मेरा ऑटोमेटेड रेकरिंग पेमेंट जो मेरा सेटअप है वो कर लो रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए। यानी कि मैंने बैंक को मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बॉस, मेरा ना हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा 5,000 रुपए इस वाले कंपनी को चला जाना चाहिए। तो मैंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया एक रेगुलर पेमेंट के लिए। जब हम रेगुलर ट्रांजैक्शन हमें करना होता है, उसका हम पेमेंट सेटअप कर लेते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देकर बैंक को, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। टॉक इंग्लिश 365 सर मेरा एग्जाम है। तो बेटा 2-3 एग्जाम 2-3 दिन है, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन बाद में कर लेना, ठीक है। नॉमिनेशन, देखो दोस्तों, नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनी, जब भी हम कोई मॉनेटरी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे हम अकाउंट खुलवा रहे हैं, चाहे हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो हमें एक ऑप्शन आता है कि भैया आप नॉमिनी बनाओ, बताओ किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो नॉमिनी का मतलब जो भी अकाउंट होल्डर है, जो भी वो एप्लीकेंट है, तो एप्लीकेंट के एब्सेंस में, एब्सेंस मतलब जब एप्लीकेंट अगर एक्सपायर होता है, राइट, तो उस केस में जो भी पैसा है, जो भी उस अकाउंट का बेनिफिट्स है, फायदे हैं, वो किसको मिलेगा? वो नॉमिनी को मिल जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग स्पाउस को बनाते हैं। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, राइट, उसको बनाते हैं। एंड या फिर अपने पेरेंट्स को बनाते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनी होता है जब आपको अकाउंट होल्डर के या एप्लीकेंट के मरने के बाद जो पैसा होता है वो नॉमिनी को चला जाता है, इसलिए नॉमिनी जरूरी होता है। सर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ। व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं यार, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्त। टेलीग्राम ग्रुप ऐड ज्वाइन करिए दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, जहां पे गूगल फॉर्म दिया है ना, उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है, एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप के लिए कि 21 डेज फ्री कोर्स सीरियस कैंडिडेट ओनली। ये जो लिखा है ना, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, क्योंकि मुझे पता है मैं व्हाट्सअप मैनेज कर नहीं पाऊंगा। व्हाट्सअप मैं बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा, टेलीग्राम हो जाएगा मैनेज। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, और ऑलरेडी उसमें 1500-1600 बच्चे हैं, आइए जुड़िए उससे, ठीक है। चलो और बात करते हैं कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड। कैश मैनेजमेंट, आरबीआई अप्रूवल, लार्ज स्केल कैश स्टोरेज वॉल्ट मैनेज बाय द कमर्शियल बैंक। वही है, कैश को मैनेज करने का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे कैश मैनेज किया जाता है। सीआरएल की मैंने बताया था कल। कैश रिटेंशन लिमिट होता है, यानी कि कैश को होल्ड करने का जो लिमिट है वो बैंक को अलग अलग ब्रांचेस को डिसाइड किया जाता है, ब्रांचेस को दिया जाता है, ठीक है। करेंसी चेस्ट क्या होता है दोस्तों? करेंसी चेस्ट समझ लेते हैं। करेंसी चेस्ट, जैसे कल मैंने बताया था कि करेंसी चेस्ट अगर आपके ब्रांच में पैसा ज्यादा है, राइट, तो ये एक तरह का क्या तिजोरी होती है, एक तरह का करेंसी चेस्ट स्टोरेज होता है, जहां पे आपके बैंक के पैसे, एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं वो करेंसी चेस्ट में पड़े होते हैं, ठीक है। आपको कभी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, तो वहां से मंगवा सकते हैं। अमन जायसवाल, मैसेज सेंड नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी वहां पे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। आपको अगर मुझसे बात करनी है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। और वैसे भी ज्यादा बात करना है,
कुछ डिस्कशन करना है तो बेहतर है असाइनमेंट दीजिए 2 दिन का, और आपका नाम आ जाएगा उसमें। मैं आपको कल जूम का लिंक भेज दूंगा, कल जूम कर लेंगे और डायरेक्ट बात कर लेंगे वहां पे, ठीक है। चलो, सस्पेंस अकाउंट, टेम्परेरी होल्डिंग अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन, वही है जैसे मैंने अभी बताया था। चलो, कुछ और भी है, ये मैं अभी डिटेल में हम समझेंगे। देखो डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट मैंने बताया था, डिमांड ड्राफ्ट भी अभी बता चुका हूं। चेक आपने देखा होगा, चेक क्या होता है? चेक होता है जैसे यहां पे अंकिता है, मान लो अंकिता से मैंने उधार पैसे लिए थे 500 रुपए, अब मुझे अंकिता को पैसे वापस करने हैं 500 रुपए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चेक, मेरे अपने बैंक का चेक निकाला, चेक निकाल के 500 रुपए लिखा, 500 का चेक मैंने फाड़ा, 500 रुपए पेमेंट लिखा, और मैंने चेक किसके नाम पे लिखा? अंकिता के नाम पे लिखा, राइट। तो मुझे किसको पे करना है? मुझे अंकिता को पे करना है 500 रुपए। चेक पे जो चेक है वो किसका है? वो मेरा है। चेक पे बैंक का नाम किसका है? मेरा है। चेक पे नाम किसका है? मेरा है। चेक पे मैं पे किसको कर रहा हूं? टू में किसका नाम है? अंकिता का। कितना पे कर रहा हूं? 500 रुपए पे कर रहा हूं, राइट। तो मैंने चेक अंकिता को दिया, अंकिता ने क्या किया, जाके वो ब्रांच में, अपने जो भी उसका ब्रांच है जहां पर भी बैंक है, उस ब्रांच में जाके चेक डाला इसने, और वहां पे जब 2 दिन के बाद पता चला, कॉल आया अंकिता के पास कि अरे मैडम आपका तो ये बैंक में चेक बाउंस हो गया, आपका चेक बाउंस हो गया। बाद में और फिर अंकिता ने क्या किया, मुझे कॉल किया कि अरे अंकुर सर आपका तो पैसा, ऐसा बोलना था उसको कि चेक बाउंस हो गया, लेकिन मैं फोन नहीं, मेरा नंबर ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रॉड कर दिया क्योंकि मैंने फ्रॉड कर दिया, राइट। मैंने उसको उल्लू बना दिया, उधार ले लिया, चेक के नाम पे चेक दे दिया, लेकिन मैंने चेक मेरा बाउंस हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं पड़ा है, 2 रुपए पड़ा था मेरे अकाउंट में। तो ये कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं यार। तो ये केस क्या है, चेक इतना सिक्योर नहीं होता, इतना सुरक्षित नहीं होता। कभी भी चेक के जरिए आपको चेक बाउंस होने का खतरा बहुत होता है। हो सकता है कोई बेवकूफ बना रहा हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट। उसकी जगह दूसरे, अगर मैं ऑन अदर हैंड अगर बात करूं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट में पहले आपका पैसा कटता है अकाउंट से, तब वो डिमांड ड्राफ्ट बनता है। पहले बैंक क्या करेगा, मुझे अंकिता को पैसा देना है, तो मैंने जाके बैंक को बोला भैया डीडी बनवाना है 500 रुपए का। तो पहले ही जब डीडी बनेगी ना, डीडी बनते समय ही मेरा 500 रुपए मेरे अकाउंट से कट जाएगा। फिर मेरे पास हाथ में डीडी आएगा, मैं डीडी जाके मैं अंकिता को दूंगा, अंकिता डीडी लेगी, अपने अकाउंट में, अपने ब्रांच में देगी, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन मेरा पैसा पहले ही कट गया, सेफ रहता है डीडी कंपैरेटिवली। लेकिन अभी चेक का ज्यादा जमाना है, लोग चेक पे खेलते हैं, चेक पे काम करते हैं, चेक पे बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ये ठीक है। और चेक बाउंस जो बड़ा बिजनेसमैन है वो कभी करेगा नहीं। क्यों? चेक बाउंस जुर्म है, एक तरह से देखा जाए जुर्म है, राइट। चेक बाउंस के बहुत सारे अलग अलग कानून हैं कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सजा आपको मिल सकता है। चलो, अब यहां पे ये हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स की बात हो रही है, अभी हम डिटेल में इसको समझेंगे वैसे तो, ठीक है। एंड इसको भी डिटेल में समझने वाले हैं। बैंकिंग टर्म्स और क्या है, चलो एक यहां पे टर्म आता है दोस्तों, ओम्बड्समैन। चलो अब बात करते हैं, मान लो यहां पे स्वप्निल भारद्वाज है। सर एक बार फिर से बता दीजिए कि स्वप्निल बोल रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म पे क्या लिखना है। बेटा स्वप्निल, जीएसटी रिफॉर्म पे तुम्हें लिखना है, मेले चाचा की शादी है, शादी में जलूल जलूल आइएगा। कैसा क्वेश्चन है ये बाय द वे कैसा क्वेश्चन है? जीएसटी रिफॉर्म पे, जीएसटी रिफॉर्म पहले न्यूज देखो, रिसर्च करो कि जीएसटी रिफॉर्म में क्या क्या जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी सुधार क्या क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। पहले 4-5 अलग अलग टैक्स परसेंटेज था, अब वो 2 और 3 में कन्वर्ट हो गया है। क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई, नाम लिख के बताना है, राइट। एकदम नाम, रिसर्च करो, डिटेल्ड में रिसर्च करो, अपने आप चीजें आएंगी। स्वप्निल, या तो तू बेटा मेरे, अब लड़का हो लड़की मुझे नहीं पता, बेटा तुम क्या करो, मेरा या तो सेशन लेना छोड़ दो, राइट। गाइज डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फॉर दीज 21 डेज, मत पूछो। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी कोर्स करके दुनिया में नौकरी नहीं मिल सकती। अगर नौकरी मिलती तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करके कोई बेरोजगार नहीं होता, क्योंकि उनसे बड़ा कोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता। 3 साल और 4 साल का कोर्स होता है वो,
कोर्स ही तो है। कोर्स करके कोई नौकरी नहीं मिलती है, कोर्स में तुम क्या सीख रहे हो उससे नौकरी मिलती है। क्यों नहीं समझ में आता यार? प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स, समझिए इन सब चीजों को यार। चलो अब बात करते हैं यहां पे ओम्बड्समैन। दोस्तों मान लीजिए, चलो सौरभ इसी का एग्जांपल देता हूं, स्वप्निल भारद्वाज है, ये भाई साहब गए अंदर ब्रांच में, इनको एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ इनका प्रॉब्लम था, कुछ काम फंसा हुआ था बैंक का। ये गए ब्रांच मैनेजर के पास। पहले ये गए, आपके ब्रांच के जो स्टाफ्स होते हैं, सर्विस मैनेजर, सर्विस ऑफिसर, ऑपरेशंस मैनेजर, काम बना नहीं। ये 7 दिन 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं, बैंक का कुछ काम फंसा हुआ है, काम हो नहीं रहा है, राइट। अब फिर इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट चले गए ये ब्रांच मैनेजर के पास, ब्रांच हेड के पास। ब्रांच हेड के साथ बैठे, ब्रांच हेड को बोला कि सर मेरा ये काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, फंसा हुआ है, हो नहीं रहा है। ब्रांच हेड ने बोला ठीक है हो जाएगा। ये चले आए वापस, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वापस गए ब्रांच में, ब्रांच हेड से मिले। ब्रांच हेड ने बोला कि मुझे लगता है आपका ये काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो उसका काम नहीं हुआ, कुछ एक काम फंसा होगा बैंक का, बैंक से रिलेटेड, ठीक है। अगर ब्रांच में कस्टमर की बात कोई नहीं मान रहा, तो उस केस में कहां जाना होता है? नहीं, ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना होता, गलत। उसके बाद अगर कोई ब्रांच में आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसके बाद आपको जाना है कहां पे? नोटिस बोर्ड पे। आपको नोटिस बोर्ड पे जाना, नोटिस बोर्ड पे जाइए। नोटिस बोर्ड पे क्यों? नोटिस बोर्ड जो ऑफिस में ब्रांच में लगा होता है, वहां जाइए, वहां जाके देखिए एक नंबर लिखा होगा नोडल ऑफिसर का। किसका नंबर? नोडल ऑफिसर का। नोडल ऑफिसर को कॉल करिए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ब्रांच मैनेजर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, ब्रांच वाले रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, आप सॉल्यूशन दीजिए। अगर नोडल ऑफिसर भी सॉल्यूशन नहीं दे पाता है, कुछ टाइम होता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना, अगर वो भी नहीं कर पाता है, उस केस में कहां जाना है? उस केस में जाना है ओम्बड्समैन, राइट। तो दोस्तों ओम्बड्समैन एक बोर्ड, वेरी गुड, नोटिस बोर्ड। तो ओम्बड्समैन एक बॉडी होती है, आरबीआई की इलेक्टेड बॉडी है, अपॉइंटेड बॉडी है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका काम होता है कस्टमर का कोई भी कंसर्न है, कोई भी दुख है, कोई भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको रिजॉल्व करते हैं ये लोग, राइट। आरबीआई के अपॉइंटेड स्पेशल और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं ये सब, ठीक है। अब यहां पे और बात करते हैं, चलो ब्रांच मैनेजर का कल हमने समझा था, कल हमने टेलर को बहुत डिटेल में समझा। ब्रांच मैनेजर हमारा बहुत ज़्यादा हम समझ नहीं पाए। ब्रांच मैनेजर का काम समझना, डेली जर्नी, सुबह ऑपरेशन। देखो फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने क्लैरिटी के साथ ये दे रखा है, राइट। क्लैरिटी के साथ दे रखा है कि क्या क्या करता है ब्रांच मैनेजर, कितने बजे से। जैसे मैंने कल बताया था, कल मैंने क्या बताया था कि टेलर सुबह आता है तो क्या करता है, फिर क्या करता है। कहीं सुना है आज तक ऐसा? किसी ने ऐसा बताया होगा? सुना है? नहीं सुना ना। तो अगर सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कर लो, काम अपने ऊपर कर लो, राइट। चलो बात करते हैं ब्रांच मैनेजर 9 से 9:30। क्या होता है ब्रांच ओपनिंग प्रोटोकॉल? ब्रांच ओपनिंग प्रोटोकॉल होता है, तुम सबको पता होगा। ब्रांच मैनेजर सुबह सुबह एक मीटिंग लेता है आप सबके साथ, यानी कि जितने भी बैंकर होते हैं ना, जितने भी बैंकर होते हैं, ब्रांच वालों के साथ एक मीटिंग करता है, अलग अलग ऑपरेशंस वालों के साथ, सेल्स वालों के साथ, रिलेशनशिप मैनेजर्स वालों के साथ, पीबीआरओ के साथ, सबके साथ एक मीटिंग करता है, हडल जिसे हम बोलते हैं। और वो डिस्कशन होता है कौन क्या करना है, किसे क्या करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, आज का हमारा क्या अचीवमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद the day begins with the critical security procedures. Branch manager control the security verification with guards, followed by the dual custody vault opening with the head cashier, cash balance verifications from previous day. यही सारी चीजें, कैश से रिलेटेड CRL confirmation, establish daily cash limits for each counter. तो ओवरऑल यही सारी चीजें करता है निशांत। इट्स नॉट हर्डल, इट्स हडल। तुमने जो हर्डल लिखा है ना, हर्डल का मतलब होता है बाधाएं, और ये हर्डल है, इसका मतलब होता है मीटिंग, राइट। 9:30 से 10:30 स्ट्रैटेजी प्लानिंग, जैसे मैंने कहा, राइट। बातचीत कर रहा है सबके साथ, ऑपरेशन वालों के साथ, सेल्स वालों के साथ, बिजनेस टीम के साथ डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि 9 बजे आया, 9 से 9:30 ये पूरा ब्रांच ओपनिंग प्रोटोकॉल देखेगा, क्या क्या चीजें हुई है, कल क्या क्या हुआ था, आज क्या क्या करना है। फिर उसके बाद 9:30 से 10:30 1 घंटा स्ट्रैटेजी प्लानिंग, ये हडल होगा। 9:30 से 10:30 हडल होगा ये पूरा, ठीक है। सबके साथ मीट करेगा, अलग अलग टीम के साथ मीटिंग करेगा, और उनके टारगेट्स वगैरह देगा, उनको असाइन करेगा, जैसे मैंने अभी बताया क्या क्या करना है आज। उसके बाद 10:30 से 1 बजे तक एक्टिव ऑपरेशंस होंगे, ठीक है।
कस्टमर आएगा, कस्टमर एंगेजमेंट्स होगा जो भी कोई बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो ब्रांच मैनेजर ही अप्रूव करता है। तो ये कुछ चीज़ों को अप्रूव करेगा, वहाँ पे साइन करेगा, बहुत सारी चीज़ें इसकी होगी। ब्रांच मैनेजर क्या है? लाइक द बिजनेस, द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस वही है, ओनर ऑफ द ब्रांच। एक ब्रांच को पूरा एंड टू एंड मैनेज करता है ब्रांच मैनेजर, right? Branch manager maintains lobby presence for customer interaction while supervising counter, service desk, high value customer meeting. सबसे बड़ा चीज ये देखता है कि जितने भी हमारे सेल्स वाले लोग हैं, ध्यान देना, जितने भी हमारे सेल्स वाले लोग हैं उनसे पूछेगा जाके, जैसे मीटिंग में हुई थी, मीटिंग होती है ना, उसमें पूछता है कि किसका बड़ा क्लाइंट अगर है, कोई ऐसा सेल्स वाला या रिलेशनशिप मैनेजर वाला कोई ऐसा है जिसका क्लाइंट बहुत बड़ा है, हाई प्रोफाइल का क्लाइंट है, तो उसके साथ मीटिंग करना है, तो उस मीटिंग में ब्रांच मैनेजर भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेल्स याद रखिएगा, सेल्स का काम ब्रांच मैनेजर का होता है, बड़े क्लाइंट्स को डील करने के लिए सेल्स वाले लोग, रिलेशनशिप मैनेजर्स, जितने भी सेल्स में काम करते हैं लोग, वो क्या कर सकते हैं? बड़ी क्लाइंट को क्लोज करने के लिए वो लोग ब्रांच मैनेजर को अप्रोच कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर को मीटिंग में ले जा सकते हैं, राइट? तो ब्रांच मैनेजर काम होता है यहां पे हाई वैल्यू कस्टमर मीटिंग्स आर प्रायोरिटाइज्ड, राइट? तो और बड़े बड़े कस्टमर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ सर्विस, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देना ब्रांच मैनेजर का एकदम एक्चुअल रोल होगा। ठीक है, तो क्योंकि ब्रांच मैनेजर काम मेनली जो टारगेट होता है ब्रांच मैनेजर का, हाँ एक बात और सुन लो, ब्रांच मैनेजर का टारगेट बहुत बड़ा होता है। तुम लोग अगर ये लगता है ब्रांच मैनेजर का टारगेट नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्रांच मैनेजर का टारगेट उसके बहुत ज्यादा है डिपॉजिट्स का, कि बॉस इतने एक महीने में इतने करोड़ का डिपॉजिट्स होना है, इतने महीने में इतने करोड़ की एलआई होनी है, एलआई मतलब लाइफ इंश्योरेंस होना है, इतने महीने में, एक महीने में इतने करोड़ का जनरल इंश्योरेंस होना है, एक महीने में इतने करोड़ का म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट होना है। तो ब्रांच मैनेजर के सर पे सबसे ज्यादा तलवार लटकी होती है लोगों की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा टारगेट वाला जॉब ब्रांच मैनेजर का ही होता है। बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा। हम लोग यहाँ पे लाखों में बात करते हैं, उनकी बातें करोड़ों में होती है, वो भी डुअल नंबर्स, लाइक 10 करोड़, 12 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, लाइक दैट। ठीक है, तो आप समझिए यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे समझाना था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच मैनेजर को सेल्स करना आना चाहिए और पूरी टीम को टारगेट इसीलिए वो उसके अकॉर्डिंग बांटता है। पहले ब्रांच मैनेजर के पास आता है टारगेट्स, उसके बाद ब्रांच मैनेजर टारगेट देता है दूसरों को, अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 क्या होता है, मिड डे रिपोर्टिंग होता है, लंच ब्रेक होता है, उसमें और भी चीज़ें बातचीत हो गई, कुछ मिड डे कुछ अगर कुछ चीज़ें फंसती तो वहाँ पे डिस्कशन हो जाता है। 2 से 4 होता है स्ट्रैटेजिक मीटिंग। ये ज़रूरी नहीं है स्ट्रैटेजिक मीटिंग 2 से 4 हो, 2 से 4 डिपेंड करता है, क्योंकि इंगेजमेंट, कस्टमर इंगेजमेंट ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा आ रहा है ब्रांच में, लोग इंगेज्ड हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर लास्ट में एक बार इवनिंग में एक बार हो जाता है, हडल हो जाती है, दोबारा इवनिंग हडल हो जाती है, भाई क्या क्या किया और जो टारगेट्स दिए गए थे वो टारगेट्स पूरा किए कि नहीं किए। तो जो ओवरऑल जो ब्रांच मैनेजर काम होता है वो ज़्यादातर मीटिंग्स में जाता है, कस्टमर मीटिंग, जैसे बोलते हैं कॉल पे गए हैं। आपने सुना होगा कभी ना कभी, अगर शायद सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं अरे ब्रांच मैनेजर कहाँ हैं, वो कॉल पे गए हैं। कॉल पे गए हैं का ये मतलब नहीं कि फ़ोन पे अपने खानदान वालों से बात कर रहे हैं। कॉल का मतलब होता है कस्टमर मीटिंग, कॉल का मतलब होता है कस्टमर मीटिंग। कस्टमर मीटिंग में गए हैं, क्लाइंट मीटिंग में गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइंट विजिट भी बोलते हैं, क्लाइंट विजिट पे हैं। क्लाइंट विजिट का मतलब कि भाई कस्टमर से मिलने गए हैं। ठीक है, क्लाइंट विजिट। तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, चलो परफॉर्मेंस रिव्यू, इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। ये 5 से 6 जो होता है ये परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, इसी को हम बोलते हैं इवनिंग हडल। ये इवनिंग का हमारा हडल होता है, एक दिन में हडल हो गया, ठीक है, और एक इवनिंग हडल होता है शाम को 6 बजे के आसपास। 6 से 7 क्या होता है, सिक्योर क्लोजर, जो भी अब फिर वही है, कैश क्लोज होगा, क्योंकि जब तक कैश क्लोज होगा नहीं तब तक ब्रांच मैनेजर जाएगा नहीं। ठीक है, ब्रांच मैनेजर मतलब कोई ना किसी को तो होना ही होना है, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर और आपका कैशियर, ये 3 एम्प्लॉय तो रहेंगे ही रहेंगे, राइट। 3 में से चलो एक बार ब्रांच मैनेजर चला भी गया, बाय द वे चला गया, तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को रहना है। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को अगर कोई इमरजेंसी है तो ब्रांच मैनेजर को रहना होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, कल मैंने एक चीज बताया था, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर को भी, ये जो सर्विस पे बैठते हैं ना, सर्विस डेस्क पे बैठते हैं या हेल्प डेस्क पे बैठते हैं, इनको भी क्या टेलर की पोजीशन दी जाती है,
इनको भी टेलर की पोजीशन दी जाती है, ये भी टेलर का काम इनको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैकअप जरूरी होता है। जो कैशियर है, मान लो निधि नाम की कैशियर काम कर रही है, निधि सिंह है जो कैशियर है, अब वो आज इमरजेंसी है, आज वो नहीं आई, तो उस केस में दूसरे जो सर्विस डेस्क पे बैठते हैं उनको बैठा दिया जाएगा कैश काउंटर पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं जो ब्रांच में बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ नेक्स्ट, अब आगे क्या है? ब्रांच मैनेजर कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरल मैंने बता दिया, डेली ऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस ग्रोथ, कस्टमर एक्सीलेंस, स्टाफ लीडरशिप, ये सारा काम जो ब्रांच मैनेजर को देखना पड़ता है, राइट। और 70% जो होता है वो टारगेट, जो 70% टारगेट होता है वो इनका टारगेट सेल्स और बिजनेस ग्रोथ का ही होता है, राइट, कि इनको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाना है। 30% टारगेट होता है वो होता है आपका ऑपरेशंस वाला, लाइक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गई, बैंक्स की जो भी और भी बैंकर है उनकी ट्रेनिंग हो गई, ये सारा काम इनका होता है। ठीक है, रिकंसिलेशन क्या होता है दोस्तों? देखो, रिकंसिलेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर आपने ना ब्रांच में, बैंक में काम कर रहे हो और बैंक पर रिकंसिलेशन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आपने पाप कर दिया है। ठीक है, अगर आपने एक रिकंसिलेशन नहीं किया तो आपने पाप किया है अपने बैंक में। रिकंसिलेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम, लोकेशंस और टाइम पीरियड टू इंश्योर एक्यूरेसी। ये समझ रहे? नहीं समझे? हिंदी में बता देता हूं भैया। रिकंसिलेशन का मतलब होता है क्रेडिट और डेबिट को बराबर करना, काम खत्म, यही होता है। अकाउंट को रिकंसिलेशन करना, अपने क्रेडिट और डेबिट पार्ट को बराबर करना, कि भैया जितना क्रेडिट हुआ है क्या उतना डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसमैच हो रहा है। जब तक मिसमैच अगर दिखेगा आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है रिकंसिलेशन। एंश्योर एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिटेक्ट डिस्पेंसीज अर्ली बिफोर द कंपाउंड। तो ओवरऑल क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि देखो, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने रिकंसिलेशन में काम किया है बहुत साल किया है, काफी समय किया है। तो एक बार ना मेरा एक ये हुआ था, बैकएंड में काम कर रहा था रिकंसिलेशन में, IMPS में। तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि यार जो एक 5,000 रुपए के आसपास का मुझे एक डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, सॉरी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ कैसे, क्या हुआ। मैंने उस पूरे जो मेरा अकाउंट प्रोफाइल था, पूरी एंट्री को मैंने 3-4 बार देख लिया। मतलब एक छोटा सा काम करने में मुझे आज पूरा दिन लग गया, कंप्लीट डे, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं यही करता रहा। सोचो 12 घंटे लग गए। मुझे बहुत क्लियर याद है ये चीज। आई वॉज इन उत्कर्ष बैंक, और वहां पे मुझे समझ में आया, बाद में मुझे पता लगा, 10 बजे पता लगा कि यार ये जो 5,000 रुपए है, ये 5,000 धोखे से पता नहीं कब कहां कैसे किसी ब्रांच के जरिए एक कस्टमर को चला गया था 5,000 रुपए। ये हुआ था, ये मुझे समझ में आया। फिर अब मुझे समझ में आया ये जो बैलेंस पड़ा हुआ है इसको टैली करने के लिए क्या करना था। फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया, मैंने बोला मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आया था। अब जाहिर सी बात है, कोई अचानक सुनेगा रात को 9-10 बजे कॉल कर रहा हूं, तो वो तो बोलेगा ही कि आज तो फ्रॉड कॉल है, वो तो बोलेगा ही। मैंने बोला अभी आप मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं ऑफिस में बैठा हूं, उत्कर्ष बैंक में बैठा हूं, ब्रांच उनका जो हेड ऑफिस है वहां से बात कर रहा हूं, अभी वीडियो कॉल करो। उस बंदे ने वीडियो कॉल किया मुझे, मैंने वीडियो कॉल करके दिखाया, पूरा ऑफिस दिखाया, पूरा ब्रांच हेड ऑफिस दिखाया, इवन अपने जो MD हैं गोविंद सिंह सर, उनका भी कैबिन दिखाया, सब कुछ प्रॉपर दिखाया। तब जाके ये समझ में आया बॉस कि जो उसने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी झूठ बोल रहा था, तो क्लियर हो गया था। तब बाद में क्या किया, बाद में तब जाके मैंने फिर उसका अकाउंट डेबिट किया और अपना अकाउंट क्रेडिट किया, तो जाके ये बैलेंस हुआ। तो दोस्तों, रिकंसिलेशन का मतलब होता है क्रेडिट और डेबिट बराबर करना। बहुत सारे बैंक्स में तुम सोचो जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, PNB स्कैम्स, राइट, और बहुत सारे स्कैम्स जो दिखे हैं ना, वो क्यों होते हैं? क्रेडिट और डेबिट जब टैली नहीं करोगे, आप रिकंसिलेशन नहीं करोगे, तो आपका स्कैम होना लाजमी है, स्कैम पकड़ा नहीं जाएगा फिर ऐसे। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट डेबिट करना बेहद जरूरी है और रिकंसिलेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट। सो रिकंसिलेशन, यहां पे देखो, यहां पे अलग अलग रिकंसिलेशन बता रखा है। बिल्कुल सौरभ, सरकार खुद के जेब से देना होता है यार, ये बहुत दर्द होता है खुद के जेब से देना, अगर आपका क्रेडिट डेबिट बराबर नहीं है तो। ATM रिकंसिलेशन हो गया,
जीएल जनरल लेजर रिकंसिलेशन हो गया, सस्पेंशन अकाउंट रिकंसिलेशन हो गया। जितने भी अकाउंट यूज करते हैं, देखो एक बैंक में ना, एक बैंक में कितने कितने वो अकाउंट यूज करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। एक बैंक में जो अकाउंट हम यूज करते हैं, कौन कौन से अकाउंट? आरबीआई अकाउंट, मतलब उस बैंक में ये सारे अकाउंट्स हैं, उनके उनके खुद के सारे अकाउंट्स हैं। एक होता है जनरल लेजर अकाउंट, एक होता है आपका आईएमपीएस अकाउंट, अगर आईएमपीएस कर रहा है करता ही है, आरटीजीएस अकाउंट, एनईएफटी अकाउंट, क्लियरिंग अकाउंट, ठीक है। और क्या होता है? वॉल्ट अकाउंट, टेलर अकाउंट, सीएमएस अकाउंट, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। इतने सारे अकाउंट्स है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, और भी है। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज बैंक करता है, हर एक एक्टिविटी का उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है बैंक में, ठीक है। उसी बैंक में ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। और उसके अलावा कस्टमर्स अकाउंट, समझो कस्टमर अकाउंट, कस्टमर ने अगर ट्रांजैक्शन किया, कस्टमर पैसा भेज रहा है इधर से उधर, कस्टमर क्या कर रहा है? कस्टमर ने ट्रांसफर किया। मान लो यहां पे दीपक मिश्रा है, दीपक ने क्या किया? दीपक बोल रहा है कि यार मैं जा रहा हूं अपने दोस्त अंकुर गोस्वामी को 5,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए, राइट। मैं करूंगा नेट बैंकिंग के जरिए। नेट बैंकिंग में क्या करेगा वो? मोबाइल बैंकिंग समझ लो। मोबाइल बैंकिंग के जरिए ब्रांच तो जाएगा नहीं, तो ये दीपक क्या करेगा? मुझे 5,000 रुपए डाल देगा, भेज देगा। कैसे भेजेगा? मान लो इसने आईएमपीएस कर दिया, तो ब्रांच में क्या एंट्री पड़ेगी? ब्रांच में एंट्री पड़ेगी तो कस्टमर का जो अकाउंट है, दीपक का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, इनका आईएमपीएस वाला अकाउंट है ब्रांच का, वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ये एंट्री जाती है, ये एंट्री पड़ती है, ये एंट्री होती है, और तो ये चीजें होती है। इसीलिए आईएमपीएस, अगर वो आरटीजीएस करेगा तो आरटीजीएस वाला अकाउंट क्रेडिट होगा, जीएल करेगा तो जीएल वाला होगा। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है। तो सौरभ ने क्या किया? 5,000 रुपए भेज दिया। यार चेक कर लेता हूं आया कि नहीं। सौरभ पैसा नहीं आया अभी तक। 5,000 रुपए आया भाई, कब दे रहे हो सौरभ? 5,000 रुपए कब दोगे? जल्दी दो। चलो एनीवेज, ऑलराइट, समझ में आ गया। डेली रिकंसिलिएशन प्रोसेस ये तो हमने देखी, समझी लिया यार, मैंने इतना बता दिया वही इनफ है, ठीक है। कॉरेस्पोंडेंट बैंक, कॉरेस्पोंडेंट बैंक क्या होता है? नाउ व्हाट इज कॉरेस्पोंडेंट बैंक? तो दोस्तों कॉरेस्पोंडेंट बैंक का मतलब होता है ना कि लाइक आपके पड़ोस वाले जो बैंक है, जैसे मैंने कल बताया था कि भैया अगर पैसा आपके घर में, आपके ब्रांच में पैसा कम पड़ा है, तो भाई साहब वो बगल वाले बाजू वाले बैंक से आप ले सकते हो, है ना। तो ये होता है, ये चीज़ होती है। आप उनको हेल्प करो, वो आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो भले दूसरा बैंक क्यों ना हो। ये चीज़ होती है, कॉरेस्पोंडेंट बैंक यही होता है। ठीक है, करेंसी चेस्ट कल बता दिया मैंने, करेंसी चेस्ट ऑलरेडी बता दिया है। करेंसी चेस्ट फंक्शंस कोई एज सच इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने समझ ही लिया करेंसी चेस्ट। और करेंसी चेस्ट मालूम है हर बैंक का नहीं होता, लाइक हर ब्रांच में नहीं होता। करेंसी चेस्ट जो होगा, सौरभ बोल रहा है सर दे देंगे सर ईओडी पे, ये बैंकर बन रहा है, खेल रहा है लड़का अलग। करेंसी चेस्ट होता है जब हम जो बड़े ब्रांचेस होते हैं, बैंक्स के बड़े ब्रांचेस होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, ये सब जो जगह होता है ना, वहाँ पे इनके वो होते हैं, करेंसी चेस्ट होते हैं बैंक्स के अपने अलग अलग। करेंसी चेस्ट लोकेशंस तो वो बहुत वैसा होता है यार, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में होते हैं आपके, है ना। एडवांस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है करेंसी चेस्ट में, ठीक है। 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है, मल्टी लेवल इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होते हैं, अलार्म होता है, आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल होता है, फेक नोट डिडक्शन मशीन होती है, स्ट्रिक्ट ड्यूअल कस्टडी प्रोटोकॉल होता है सारे ऑपरेशंस के लिए। ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी है यार, ये बहुत ज़रूरी है। करेंसी नोट्स अथॉरिटी, देखो करेंसी प्रोडक्शन इन इंडिया, आपने जो आईबीपीएस की तैयारी करता है उसको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड जो लोग बैंक में जाना चाहते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। नोट्स एंड क्वाइन मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी, करेंसी नोट्स अथॉरिटी, प्राइमरी अथॉरिटी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद ध्यान देना, जो हमारी करेंसी नोट्स अथॉरिटी जो है उसको कौन करता है गवर्न? आरबीआई।
कॉइन्स को कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आरबीआई में या फिर सॉरी ये क्वेश्चन जनरली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट्स को आरबीआई करता है कंट्रोल, कॉइन्स को कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंटिंग एजेंसीज कहां कहां पर है? जो प्रिंटिंग एजेंसीज है वो कहां कहां पर है, देखना, ध्यान देना। प्रिंटिंग एजेंसीज आपका यहां पे है, देखो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। और एक है उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया था कि BRBNMPL का फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन, नोट्स प्रिंटेड एंड कॉइन्स मिंटेड एट ऑथराइज्ड फैसिलिटीज, ठीक है। बैंक ब्रांचेस, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉइन्स जो होता है ऑपरेटेड थ्रू SPMCIL, राइट, फैसिलिटीज एट 4 स्ट्रैटेजिक लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। देखते हैं कौन कौन सा है यहां पे। करेंसी नोट्स प्रिंटिंग लोकेशंस, कहां कहां पर जो आपकी करेंसी नोट्स प्रिंट होती है कहां कहां पर है? नासिक 1928 में आया था, इंडिया फर्स्ट करेंसी प्रिंटिंग फैसिलिटी है। ध्यान देना दोस्तों, नासिक पहला है, नासिक जहां पे आपकी नोट प्रिंट होता है। जो हमारे पास नोट्स वगैरह होता है ना, वो कहां प्रिंट होता है? यहां पे प्रिंट होता है। ओके मिस्टर प्रोग्रामर, समझ रहा हूं यार मैं, अगर हो सकता है कुछ ना कुछ इशू हुआ हो। देखो समझो इस चीज को, एक्सिस बैंक के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। एंड अगेन मिस्टर प्रोग्रामर, यू हैव नॉट पेड एनीथिंग, मतलब इसमें मुझे लगता नहीं कि आपको कोई परेशानी वाली बात है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ परेशानी वाली बात तो है, लेकिन अब जब वैकेंसीज नहीं है तो इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, राइट। जितने देर में हम प्रोसेस कर रहे थे उतनी देर में हमने प्रोसेस किया, लेकिन अभी वहाँ पे फिल हो गया है। बट मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। मुझे अपना नाम भेज दो, राइट, और या फिर मुझे कनेक्ट करो, एक बार मुझसे कनेक्ट करो। तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा ही होगा अगर तुमने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग शायद मैंने ही दिया होगा तुम्हें, ठीक है। तुम अपना नाम वगैरह बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कुछ बढ़िया कुछ तुम्हें सॉल्यूशन देने का। दूसरा है देवास। देवास आपका मध्य प्रदेश में है, 1974 में स्टार्ट हुआ था, सेकंड मेजर प्रिंटिंग फैसिलिटी है ये देवास। ये दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस है, ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग होता है, यहाँ पे प्रिंट होता है, आपका नोट प्रिंट होता है, राइट। पहला है नासिक, दूसरा है देवास, तीसरा है सलबोनी वेस्ट बंगाल। सलबोनी वेस्ट बंगाल फिर से सुन लो दोस्तों, क्या है हमारे देश में जो नोट्स होते हैं वो जो छपते हैं वो कहाँ कहाँ छपते हैं? 4 जगह पर है। पहला है नासिक, जो कि सबसे पहला था, 1928 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया फर्स्ट करेंसी प्रिंटिंग फैसिलिटी। दूसरा है आपका देवस, जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट, 1974 में सेकेंड मेजर प्रिंटिंग फैसिलिटी। तीसरा है मैसूर, कर्नाटक, ये 1999 में आया था, राइट। उसके बाद है सलबोनी वेस्ट बंगाल, 2000 में आया था, ठीक है। ये 4 हैं जहां पे आपके वेरी गुड दीपक, 4 हैं जहां पे आपके नोट छपते हैं, ठीक है। और बात करते हैं करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रोसेस, हाई सिक्योरिटी पेपर सप्लाई। स्पेशलाइज्ड कॉटन बेस्ड पेपर, एक स्पेशल कॉटन बेस्ड पेपर होता है जो कि सिक्योरिटी से भरा हुआ होता है। वाटरमार्क, केमिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट काउंटरफिटिंग अटेम्प्ट्स, मतलब उसमें कुछ ऐसे वाटरमार्क, यानी कि अगर कोई नकली नोट बनाएगा तो पता लग जाता है कि भाई नकली नोट है, राइट। नकली नोट और असली नोट एग्जैक्ट एक साथ नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस पता लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। डिजाइन प्रिंटिंग, फ्रंट साइड फीचर्स महात्मा गांधी पोर्ट्रेट विद द इंट्रिकेट बैकग्राउंड पैटर्न्स। पहले फ्रंट साइड में महात्मा गांधी जी की फोटो होती है, बैक साइड में यहां पे इंडिया के अलग अलग थीम होता है, राइट, फ्लोरा फौना और भी अलग अलग चीजें होती है। ये चीज डिजाइन है प्रिंट करने का। सिक्योरिटी फीचर्स, एडवांस वाटरमार्क, कई सारे वाटरमार्क्स हैं। माइक्रो लेटरिंग, वाटरमार्क्स का मतलब होता है, देखना नोट देखना तो उसमें कुछ पेपर पे ही कुछ वाटरमार्क होता है, कुछ छपा हुआ होता है। वाटरमार्क का मतलब छपा हुआ होता है, निशान टाइप कुछ होता है, राइट। कलर चेंजिंग इंक्स एंड टेक्टाइल फीचर्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स। उसके बाद सीरियल नंबरिंग, सबसे बड़ा मुद्दा, मतलब सबसे बड़ा ये जो कॉन्सेप्ट यही है। सीरियल नंबर्स, यूनिक सीरियल नंबर होते हैं हर एक करेंसी नोट पे, राइट, जो कि एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स होते हैं, यानी कि जो नकली नोट आप बनाओगे उसका तोड़ है वो। क्वालिटी इंस्पेक्शन, रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग डिफेक्टिव नोट्स।
तो क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होता है, प्रॉपर इंस्पेक्ट किया जाता है सारी चीजों को कि चीजें अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। बंडल पैकेजिंग, फिर बंडल पैकेज होता है, फिर आरबीआई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, पूरा आपका 7 स्टेप प्रोडक्शन जर्नी है। आपके नोट जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, नोट जहां छपता है, उसका पूरा प्रोसेस बता रखा है। कॉइन्स मिंटिंग लोकेशंस कहां कहां पर है, कॉइन फॉर हिस्ट्रिक मिंटिंग फैसिलिटीज, कहां कहां पे आपके कॉइन छपते हैं या कॉइन बनते हैं। तो आपका कॉइन जो मिंट होता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे पहले कोलकाता वेस्ट बंगाल में आया था 1757 में, फिर आया मुंबई में 1829 में, फिर आया आपका हैदराबाद तेलंगाना में, देन आपके बाद नोएडा में भी आया जहां पे कॉइन छपते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा 1988 में आया था। ठीक है, तो जितने भी सबसे ज्यादा छपता कहां पर है, नोएडा वाले में छपता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम एमंग ऑल द इंडियंस मिंट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज यू शुड नो। कॉइन मिंटिंग प्रोसेस 7 स्टेज है। मेटल सप्लाई, ब्लैंक क्रिएशन, एनीलिंग, क्लीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मेटल सप्लाई, ब्लैंक क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर एनीलिंग, क्लीनिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल, डिजाइन, स्टैंपिंग, एज सिक्योरिटी। ये सारे स्टेप्स होते हैं धीरे अलग अलग। ठीक है, जहां पे आपका छपता है, आपका कॉइन मिंट होता है। चलो अब बात करते हैं हमारे देश में जो पेमेंट सिस्टम है ना दोस्तों, वो कौन कौन से पेमेंट सिस्टम है, इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा। पेमेंट सिस्टम, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है, मान लो कि मुझे आयुषी है, आयुषी को मुझे पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ मैंने कभी उधार लिया होगा इससे, अब इसको पेमेंट करूंगा। मैं पेमेंट कैसे करूंगा, तो पेमेंट करने के लिए तरीके होते हैं, 3-4 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है आपका NEFT, एक होता है आपका RTGS, एक होता है IMPS, एक होता है ब्रांच में जाओ, ब्रांच विजिट करो, और एक होता है UPI। भैया यही आपके तरीके हैं ओवरऑल कुल मिला के। NEFT, RTGS, IMPS, आपके NEFT, RTGS, IMPS, ब्रांच विजिट और UPI, यही 4-5 तरीके होते हैं जिसके जरिए आप दुनिया इंडिया में कोई भी इंसान दूसरे इंसान को पैसे भेजता है। ठीक है, अब समझो क्या क्या होता है। NEFT की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो NEFT क्या होता है, NEFT दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मिथुन वेरी गुड, बहुत बढ़िया मिथुन, गुड जॉब। सॉरी, यहां पे एक चीज और होता है, चेक। वैसे यहां पे ब्रांच में ना जाओगे तो वही चीज हो जाएगी, ब्रांच के जरिए और चेक के जरिए भी। हाँ, चेक इज ऑल्सो कैन बी ऑप्शन। ठीक है सर, यू आर नॉट रिप्लाइंग टू माई कॉमेंट्स। प्रतीक्षा, मैं बैठ के रिप्लाई करूं तुम्हारे कॉमेंट का? ये तुम्हें लगता है रिप्लाई करो, जो सामने दिख रहा है मैं उसको बोल रहा हूं। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल का रिप्लाई नहीं किया, और पहली बार ही बोल दिया था कि आप जो चीजें बता रहा हूं उसी से रिलेटेड आप चैट बॉक्स में डालो। आप प्लीज कुछ और मत पूछो, मैं नहीं बता सकता, अभी मैं कुछ और नहीं पढ़ सकता, मुझे अब यही पढ़ना। आपको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कर लो डायरेक्टली। आप सबके पास मेरा नंबर है, सबके पास मेरे पास कोई ना कोई आपको कनेक्ट करने का तरीका है। मैं ऐसे आपको बता नहीं पाऊंगा आप क्या बोल रहे हो। बस वही क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड था। प्रतीक्षा आप जा सकती हैं ये सेशन छोड़ के। प्रतीक्षा पूछ रही है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी ये कोर्स करके? कोर्स नहीं है। पहली बात, कोर्स करके नौकरी मिलनी होती तो तुम्हें BA, BSc, BCom, BTech जो भी तुमने ग्रेजुएशन किया है वो करके तुम्हें नौकरी मिल गई होती। तुम्हें नौकरी अगर नहीं मिली है तो इसका मतलब आपको स्किल्स पे काम करना है, आपके स्किल्स में कमियां हैं। और प्लीज़ ये कोई कोर्स नहीं है जिसके ज़रिए आप सिर्फ यहाँ पे आओ, पढ़ो और निकल जाओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं जवाब नहीं दे सकता ऐसे क्वेश्चंस को। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है दोस्तों, NEFT, जो अगेन पेमेंट करने के तरीके होते हैं। पेमेंट कैसे कर सकते हो? पहला नेट बैंकिंग से, दूसरा मोबाइल से, तीसरा ब्रांच में जाके। राइट, जब हम पेमेंट करते हैं 3 तरीके होते हैं पेमेंट करने के। ठीक है, कौन सा? एक होता है नेट बैंकिंग का मतलब बैंक का पोर्टल यूज करके, दूसरा होता है मोबाइल बैंकिंग मतलब आपका मोबाइल ऐप का यूज करके, कंपनी का बैंक का ऐप यूज करके, तीसरा होता है जाके ब्रांच में घुस के, ब्रांच में जाके बात पेमेंट करना। राइट, जब हम
एनईएफटी, सॉरी, जब हम नेट बैंकिंग करते हैं इसका मतलब होता है बैंक के पोर्टल पे गए हैं, बैंक की वेबसाइट पे गए हैं, वहां पे जाके करते हैं, वहां पे भी ये चार ऑप्शन आते हैं, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये तीन ऑप्शन वहां पर भी आते हैं। ठीक है, अगर आप एनईएफटी करते हो, सॉरी मतलब नेट बैंकिंग जब करोगे यानी कि पोर्टल पे जाओगे तो भी तीन ऑप्शन आएंगे, अगर आप ऐप का यूज करोगे तो भी तीन ऑप्शन आते हैं। अब ये एनईएफटी जल्दी से बता देता हूं, एनईएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें मिनिमम बैलेंस जो, सॉरी मिनिमम अमाउंट जो पे कर सकते हो वो है ₹1। मैक्सिमम कितना है दोस्तों, जल्दी बताओ, एनईएफटी का मैक्सिमम रुपए कितना भेज सकते हो, जल्दी बताओ। अगर आप कोई नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग करते हो तो एनईएफटी के जरिए मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हो, ठीक है, जल्दी बताओ। मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। वहीं पे आरटीजीएस की बात करूं तो आरटीजीएस में मिनिमम 1 लाख रुपए है, मैक्सिमम नो लिमिट। वहीं पे आईएमपीएस की बात करूं तो ₹1 मिनिमम है, मैक्सिमम जल्दी से बताओ आईएमपीएस में मैक्सिमम कितना है, आईएमपीएस में मैक्सिमम कितना है, आप लोग आईएमपीएस बताओ, एनईएफटी मत बताओ, आईएमपीएस में मैक्सिमम कितना है। आईएमपीएस में मैक्सिमम कितना है, जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ। चलो, सब ने गलत बोला है, एक लड़के ने सही बोला है, एंड द लड़का इज गुड जॉब सुनील, गुड जॉब सुनील, गिव द लाइक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनील, वेरी गुड। 5 लाख रुपए है, क्या है, 5 लाख रुपए इज अ मैक्सिमम, 5 लाख रुपए इज अ मैक्सिमम ब्रैकेट, मैक्सिमम जिसको आप कर सकते हो, राइट, ट्रांजैक्शन कर सकते हो आईएमपीएस में। ध्यान दीजिएगा, एनईएफटी में ₹1 मिनिमम है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम 1 लाख रुपए है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस में मिनिमम ₹1 है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए है। अब यूपीआई भी बता दो, यूपीआई भी बता दो, यूपीआई में कितना होता है, मिनिमम ₹1 है, मैक्सिमम क्या है, जल्दी बताओ, मैक्सिमम क्या है यूपीआई में, जल्दी बताओ, मैक्सिमम क्या है यूपीआई में, मैक्सिमम क्या है यूपीआई में। कोई बैंक पे डिपेंड नहीं करता बेटा, कोई बैंक पे डिपेंड नहीं करता, फिक्स है ये फिक्स है इतना। यूपीआई का बताओ बस, यूपीआई का ओके, यूपीआई का बता रहे हो ना। चलो, भानु प्रताप ने बोला है 2 लाख, एंड गिव द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भानु प्रताप। 2 लाख इज द मैक्सिमम जो कि आपका यूपीआई में होता है भाई, 1 लाख नहीं होता, 2 लाख होता है। सेट कर दो, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें दिखा देता हूं मैं यहां पे एक बार, हाँ ये अलग अलग होता है, 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख चलता रहता है, कहीं कहीं 1 लाख भी कंसिडर करते हैं, कहीं कहीं 2 लाख होता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आईएमपीएस का फिर से बताता हूँ, एनईएफटी ध्यान दीजिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसको नया पेज ले लेते हैं, नया पेज लेके बनाते हैं, नया पेज लेके बनाते हैं। चलो, एनईएफटी, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मिनिमम ₹1 है, मैक्सिमम कितना है, नो लिमिट, ठीक। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम ₹1 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट। यूपी इसके बाद आईएमपीएस, मिनिमम ₹1, मैक्सिमम 5 लाख। यूपीआई मिनिमम ₹1, मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, अब ये एनईएफटी जो है, आरटीजीएस जो है, आईएमपीएस जो है, ये तीन ऑप्शन आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, आप ब्रांच में जाके कर सकते हो। अगर ब्रांच में जाके करते हो तो चार्जेस लगेंगे, ब्रांच में जाके करोगे तो 20-25 रुपए कुछ चार्जेस होते हैं, ब्रांच के अलग अलग ब्रांचेस के चार्जेस होते हैं, ₹5, ₹10, ₹20, ₹25। अगर आप एनईएफटी करोगे नेट बैंकिंग से तो कोई चार्जेस नहीं, और 24 घंटे 7 दिन 365 कभी भी कर सकते हो। एनईएफटी, आरटीजीएस, ये कुछ भी, ये तीनों में से कुछ भी अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो
अगर आप मोबाइल से करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और किसी भी टाइम 24 घंटे 7 दिन 24/7 365 कभी भी कर सकते हो अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल से कर रहे हो तो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप नेट बैंकिंग अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस ब्रांच में जाके करते हो तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है चार्जेस भी लगेंगे और जो उनका टाइमिंग है ट्रांसफर करने का ट्रांजैक्शन करने का उसी टाइम आपको करना होता है। जाहिर सी बात है ब्रांच का टाइम जो है ब्रांच के हिसाब से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो ये समझ में आ गया। रोहित पांडे सर आपने इनकी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एग्जैक्टली मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड में आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम इन इंडिया बना रखा है, जाके देखो मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो दोस्तों, तभी कुछ होगा। और ये मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप जाके ऐड कर लो। और इसमें यूपीआई का पता है आपको, 1 रुपये मिनिमम है, मैक्सिमम इतना ही है। और यूपीआई क्या होता है देखो यार, पहले क्या होता था ना, आपको पता होगा एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस में जब आप ट्रांसफर करते हो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से अगर पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको पहले तो अकाउंट डिटेल ऐड करना पड़ता था, है ना। पहले क्या होता था, पहले आपको अकाउंट डिटेल ऐड करना पड़ता है, जैसे आपको ऐड करना पड़ता है लाइक जो जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम, नंबर, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब आपको डिटेल ऐड करना होता था, जिसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी ऐड करना। पहले वो ऐड करोगे, कभी कभी पहले क्या होता था 24 घंटे बाद वो बेनिफिशियरी ऐड होता था, अब होता है 2 घंटे 4 घंटे बाद बेनिफिशियरी ऐड होता है। लेकिन इसीलिए क्या किया गया कि भैया इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, अगर जो लोग छोटा मोटा अमाउंट पेमेंट करते हैं उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट ले आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल आईडी ले आएंगे, वर्चुअल आईडी ले आएंगे। इस वर्चुअल आईडी में क्या होगा, आपका कुछ वर्चुअल आईडी, आपके बैंक से रिलेटेड एक आईडी आपको मिल जाएगी, यूनिक आईडी। और अगर वो आईडी आपने डाल दिया तो उसी आईडी में आपका आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, ये सारा डिटेल आ जाएगा अपने आप। ठीक है, वर्चुअल आईडी बनाया गया तो वर्चुअल आईडी में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई वर्चुअल आईडी किसी को याद होता नहीं था, इसीलिए क्या किया गया, अब उस वर्चुअल आईडी को जोड़ दिया गया किससे, फोन नंबर से, कॉन्टैक्ट नंबर से। अब आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, वर्चुअल आईडी आ जाएगा, वर्चुअल आईडी आ गया तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। अब क्या है, मोबाइल नंबर भी नहीं है तो क्या होगा, तो इन्होंने एक नई चीज निकाली, अगर मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं, क्या है ये ब्रेड मक्खन बना दो कुछ ऐसा ही है, ये है आपका क्यूआर कोड। अब व्हाट इज क्यूआर, क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स। तो क्विक रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है। ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए यूपीआई ये कॉन्सेप्ट है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। समझ में आ गया मुन्ना लोग, अरे बता दो एक बार, क्लियर है गाइस, बता दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में बहुत अच्छे से चल रहा है, जो कि बहुत मज़ेदार है। एंड ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा एक डेटा वो टेबल बना रखा है। चेक, अगर आप चेक के ज़रिए पेमेंट करते हो तो 1 से 2 दिन लगता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम ट्रेडिशनल यूजर्स फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस। अगर आप एनईएफटी करते हो 30 मिनट से 2 घंटा लगता है, यही डिफरेंस है एनईएफटी और आरटीजीएस में। एनईएफटी लोग 5 लाख रुपए करना है, लोग आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, बट आरटीजीएस ही क्यों करते हैं, क्योंकि एनईएफटी में आधे घंटे से लेकर 2 घंटे का टाइम लग जाता है एक पेमेंट प्रोसेस होने में, ठीक है। इसमें मिनिमम 1 रुपये है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, रेगुलर ट्रांसफर्स। आरटीजीएस रियल टाइम तुरंत पैसा ट्रांसफर होगा 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर। 2 लाख रुपए मिनिमम है, मैक्सिमम कोई इसमें लिमिट नहीं है, राइट। आईएमपीएस इंस्टेंट तुरंत होता है, 1 रुपये मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। यूपीआई इंस्टेंट होता है, मिनिमम 1 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख रुपए विद टीएनसी अप्लाई, 2 लाख रुपए भी हो सकता है, बैंक टू बैंक ये डिफर करता है ठीक है। तो ये एक अच्छा सा वो है। अब आपको यार मुझे एक बात बता दो यार, ये पीपीटी चाहिए नहीं क्या, पीपीटी वगैरह की तो किसी ने डिमांड ही नहीं किया। मुझे लगता है तुम लोग ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे इंसान हो कि तुम्हें पीपीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती,
यार ऐसा है तो बता दो मुझे एक बार, है? चलो, ऑलराइट गाइस, तो अब मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको वाकई में आप कुछ तो अच्छा करना चाह रहे हो, राइट, लाइफ में कुछ अच्छा अगर करना चाह रहे हो, तो यार 21 डेज का ये जो निकाला है ना मैंने, इसको क्यों नहीं इसको ज्वाइन कर रहे हो? समझो, मतलब मुझे लगता है कि बुरा यार कि आप लोग को इतना कुछ मिल रहा है, इतनी सुविधाएं दी जा रही है, उसके बाद भी अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, तो सोचो आज से 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो क्या करते थे? स्टिल उन्होंने ग्रो किया लाइफ में। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर। दोस्तों, कुछ ऐसा टेक्निक कल मैं बताऊंगा जिसके ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। इंग्लिश कैसे स्ट्रांग होगा? कल का जो जूम सेशन है वो एक धमाकेदार सेशन होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वो सेशन में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। और हाँ, कल वाईटी पे कोई सेशन नहीं होगा, कल यूट्यूब पे नहीं होगा, कल जूम पर होगा। जूम पे वही बच्चे आएंगे जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे, और असाइनमेंट के लिए आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म पे जाना है। गूगल फॉर्म फिल करिए, अपलोड करने का ऑप्शन आएगा और अपना असाइनमेंट बना के अपलोड करिए, ठीक है? जो करेगा उसको ही मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक सुनील ने एक बोला है, वन थिंग, सुनील कुछ बोला, उसकी बात पढ़ लेता हूं। वन थिंग स्पेशली आई वांट टू मेंशन अबाउट अंकुर। अंकुर सर लिखना भूल गया होगा, कोई बात नहीं, अंकुर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए वो सर हमें रिसर्च करके हमेशा निकालते हैं। पता नहीं क्या लिखा है, जबरदस्त क्वालिटी, सेम व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन असेसमेंट 2 वर्क जीएसटी रिफॉर्म्स। यही होता है। तो कल आप ज्वाइन करिए, कल आपको समझ में आएगा। कल मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग किया जाए, दूसरा अंग्रेजी कैसे बोला जाए। अंकुर सर कोई बात नहीं सुनील यार, दैट्स फाइन। मैं थोड़ा सा ना आप लोग के एक कंसर्न्स जो भी है वो पढ़ लेता हूं एक बार, क्या क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ठीक है? ऑलराइट, तो निशांत, नोटिस बोर्ड, कस्टमर रिलेशनशिप, अजीत, ऑल स्टाफ का टारगेट, ठीक है, ओके, यस मैनेजर, ऑलराइट, तुम लोग ये पढ़ रहे हो, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, कुछ तो था सर, कोई भी पब्लिक ब्रांच मैनेजर क्या प्राइवेट में मैनेजर के रोल पे, क्या बोल रहा हूँ सर, कोई भी पब्लिक ब्रांच मैनेजर क्या प्राइवेट बैंक में मैनेजर के रोल पे ज्वाइन कर सकता है? प्राइवेट बैंक में मैनेजर, ज्ञान, एक्चुअली ज्ञान अलगो जो भी तुम्हारा नाम है बेटा, कभी भी कोई इंसान एज अ मैनेजर, एज अ ब्रांच मैनेजर कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकता, चाहे वो एमबीए ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, चाहे वो एमबीए आईएम से ही क्यों ना हो, राइट? ब्रांच मैनेजर के तौर पे नहीं ज्वाइन कर सकता, वो धीरे धीरे आगे ग्रो करके ब्रांच मैनेजर बन सकता है, ठीक है? सर बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर का देखो, बिजनेस मैनेजर बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब बिजनेस का नाम आ गया तो समझ लो सेल्स की बातें हो रही है, ठीक है? बिजनेस मैनेजर एक्चुअली क्या है? बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है, जैसे सेल्स का ही वो आदमी होता है, सेल्स ऑफिसर ही होता है, ठीक है? चलो और देखते हैं तुम्हारे क्या कंसर्न्स हैं गाइस। सर मैंने एक्सेस, ठीक है मिस्टर प्रोग्रामर, मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हारा नाम बता दो मिस्टर प्रोग्रामर। प्रतीक्षा, मुझसे कनेक्ट कर लेना यार तुम लोग, जिसको जो प्रॉब्लम है, और देखते हैं और क्या इशू है। मुझे यहाँ पे ना चैट जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर चैट करो, ये फालतू बात है बाद में, ये सब चीज़ें जो भी है, आई नो कि आप सबको ग्रो करना है, सबको आगे बढ़ना, बट ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मुस्कान श्री, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट, क्यूआर कोड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट सुनील। क्या बोल रहे हो? जूम मीटिंग कुछ क्वेश्चन पूछा किसी ने, कल जूम मीटिंग कब होगा? जूम मीटिंग 3 से 5 होगा, 3 से होगा, 5 नहीं पता, 3 से 6 भी हो सकता है, 3 से होगा कल, ठीक है? सर क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए एमबीए जरूरी है? भानु प्रताप, इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए एमबीए नहीं जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है, स्किल जरूरी है, प्रिडिक्शन करना आना चाहिए आपको, एनालिटिक्स आना चाहिए आपको, एमबीए इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है? सर वन वर्क यू फॉरगॉट टू डिस्क्राइब पैन कार्ड अल्फान्यूमेरिक, आई वोंट डिस्क्राइब एनीथिंग, यू विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है? आपको बताना, ये आपका असाइनमेंट है गाइस। चलो गुड, ग्रेट जॉब सुनील। आज का सुनील तुम्हारे जो काउंसलर है अनुराग,
आज उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सुनील इज़ माय स्टूडेंट, माय कैंडिडेट। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें, एंड ये वो तुम्हारा बताया उसने कि इंटरव्यूज़ रिस्केड्यूल हो गया है, राइट। तो सुनील, मैं तुमसे एक वन ऑन वन भी इंटरेक्ट करूंगा डेफिनेटली। तुम्हारे जो मेन एक्सिस बैंक का इंटरव्यू होगा उसके पहले डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग वन सेशन विद यू, ठीक है। चलो, अभी एक बात बोल रहा था गाइस, पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड निकालना, पैन कार्ड में देखना नंबर भी होगा, अल्फाबेट्स भी होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजना, राइट, कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यही आज का असाइनमेंट है। सौरभ सरकार, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। सर मैंने आपकी स्वप्निल सर, मैंने आपकी वीडियो देखी थी वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की, जो हायरिंग है कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन उसी लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। स्वप्निल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रहे आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो एक ही पोस्टिंग, क्योंकि वो कोई ब्रांच नहीं है, वो बैकएंड है, और वहां पे काम आपका रहेगा कॉलिंग्स, यानी कि आप वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर रहोगे। काम करना है, कस्टमर से ही इंटरेक्ट करना है, कस्टमर को ही सर्विस देना है, कस्टमर को ही पिच करना है प्रोडक्ट, लेकिन वर्चुअली करना है, कॉल के जरिए करना है। तो थाने लोकेशन में है, 26,000 सैलरी है उसमें, और फ्रेशर्स अलाउड है, 25 साल से कम उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। सर डिपार्टमेंट कैसे टारगेट करें? बेटा तुम्हारे ऊपर, तुम कौन सा नॉलेज कितना है, किस चीज में इंटरेस्ट है, उसके जरिए आप अपना डिपार्टमेंट टारगेट कर सकते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, शायद बहुत है, तुम्हें पता है बहुत बड़ा नंबर है ये। आई एम हैप्पी, लाइक ठीक है, दैट्स फाइन। जो बच्चे नहीं आ रहे ये उनकी प्रॉब्लम है, जो आ रहे हैं वो खुश है, वो आगे जाएंगे। चलो ऑलराइट गाइस, आज का सेशन फिलहाल यहीं मैं ओवर करता हूं, और आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो जुड़िए, वो आगे तक जुड़ेंगे। कल का सेशन जो जूम का होगा, शानदार जानदार बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है कल जूम पे। कल वाईटी पे सेशन नहीं होगा, 3 से 5 जूम पे आइए, जूम पे सेशन लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, एंड लेट्स ज्वाइन, एंड आप ये ग्रुप से जुड़िए, इस चैनल से जुड़िए, राइट, इस चैनल को फॉलो करिए। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप कर रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ जाइए, 15-16-1700 लोग जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं। टास्क ये है, बताया मैंने टास्क, सैलिन तुम लेट से आए हो शायद। पैन कार्ड का जो आपका नंबर और अल्फाबेट्स होता है, जो भी पैन नंबर है, पैन है आपका, उसको रिप्रेजेंट कौन सा अल्फाबेट्स, कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। असाइनमेंट पेज में नहीं बनाना यार, कहाँ हो तुम, पहले मेरी वीडियोस देखो यार। ये पेज वेज वाला स्कूल में पढ़ रहे हो क्या? रिकॉर्ड करके भेजना है वॉइस से। पेज क्या होता है? रिकॉर्ड करके भेजना है, भेजो। तुम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, ढंग से एक्सप्लेन करो, बस वही तो देखना है। इंग्लिश में देवराज दंगी, कल का सेशन ज्वाइन करो, फिर सब कुछ सारा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल के सेशन में। एंड 3 बजे जूम पे असाइनमेंट दोगे तो ही सेशन ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो अफसोस नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।